एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर एक टॉपिक था उसमें डोमेन्स एंड रेंज वाला सर। बेटा वो सारा कुछ डोमेन एंड रेंज हम ग्राफ्स के साथ ही करेंगे, ठीक अच्छा है? ओके सर। ओके। सबसे पहली चीज स्टार्ट कर रहे हैं हम y इज इक्वल टू साइन। हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहते हैं, ठीक है? तो ऐसा करते हैं, कुछ एक x की कॉमन वैल्यूज ले रहा हूं और कॉरस्पॉन्डिंग हम y की वैल्यूज ले रहे हैं, ठीक है? x की कुछ कॉमन वैल्यूज की कॉरस्पॉन्डिंग हम y की वैल्यूज लेके देखते हैं और देखते हैं क्या वैल्यूज आ रही है। जैसे सपोज मैं कहता हूँ कि x को मैंने 0 डिग्री ले लिया। अगर x की वैल्यू में 0 डिग्री लेता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी? साइन 0 कितना आ जाएगा जी? 0, ठीक है? उसके बाद x को मैं डाल देता हूँ, सपोज मैं 30 डिग्री डाल देता हूँ, मैं 30 का गैप ले रहा हूँ। x मेरा 30 डिग्री है जी। साइन 30 डिग्री कितना होता है जी? 1/2। क्लियर है जी? 1/2 कितना आ जाएगा जी हमारे पास? 0.5, ठीक है? फिर 60 डिग्री लेते हैं, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। √3/2 तो अप्रोक्सीमेटली लगा लें 0.86। फिर आते हैं जी 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री कितना होता है जी? साइन 90 डिग्री इज 1। उसके बाद मैं और आगे एक्सक्यूज जा मी रहा हूं, अब सर। मैं जा रहा हूँ 120 डिग्री। सर हाँ जी आवाज आ बोलो रही है बेटा। मेरी? ओके सर। हाँ अब आ रही है बेटा, सर आपसे पूछना था पहले नहीं आ रही ट्रिग्नोमेट्री। थी, अब आ रही है। ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स भेज देंगे सर आप? ट्रिग्नोमेट्री ओके के सर। भेज दूंगा बेटा ग्रुप में। बेटा लास्ट क्लास में मैंने एक फाइल भेजी थी कंप्लीट सेट्स के पूरे नोट्स की, वो मिल गई थी व्हाट्सएप पे? देख ली थी सबने? यस सर मिल गई। व्हाट्सएप में चेक कर लेना बेटा, आपकी पूरी फाइल थी, उसमें पूरे सेट चैप्टर के नोट्स थे आपके कंप्लीट, ठीक है? अब यहाँ देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स है, ये वैल्यूज है। अब साइन ऑफ 120 डिग्री, आप लोग मुझे वैल्यू बताओ क्या होगी साइन 120 डिग्री की? याद है साइन 120 डिग्री को क्या करते थे? हाँ जी, कैसे करते थे साइन 120 डिग्री को? क्या लिखेंगे? साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू क्या आएगा जी? साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। √3/2 का मतलब इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी वो दोबारा से 0.86 आ जाएगी। फिर हम जाते हैं 150 डिग्री पे। साइन 150 डिग्री कितना होगा? साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, यानी कितना आ गया जी? 0.5। तो उसके बाद अगर हम बात जाएं साइन ऑफ 180 डिग्री, वो मेरा कितना आ जाएगा जी? 0। तो अगर मैं फिर उसके बाद 210 डिग्री पे जाऊं तो वो साइन ऑफ -30 डिग्री यानी कि -0.5 आएगा। फिर अगर हम 240 पे जाएं तो वो क्या आएगा जी? -0.86 आ जाएगा। 270 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? -1। ये चीज क्लियर है जी? तो थोड़ा सा इसको अगर हम देख लेते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं इसको, इसको थोड़ा टाइट कर लेते हैं ताकि सारी आ जाए। ओके, 270 के बाद मैं बात कर रहा हूँ 310 डिग्री की, 330 डिग्री और 360 डिग्री की। 310 क्या होगा जी हमारे पास? सॉरी 300 लेता हूँ। हाँ जी बताओ, साइन 300 डिग्री कितना होगा? हाँ जी 300 डिग्री 360 -60, तो कितना होगा जी? माइनस ऑफ साइन 60 डिग्री, यानी कितना आएगा जी? -0.86। 330 इज माइनस साइन 30 डिग्री -0.5 और 360 डिग्री कितना आ गया जी? 0। ये चीज क्लियर है जी? तो अगर आप हर एक एंगल, मैंने 0 से 360 तक के 30 डिग्री के गैप के ऊपर वैल्यूज को चूज किया है और ये चीज बना दी टेबल, यहां तक क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है जी? अब इन वैल्यूज को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो देखो क्या चीज बनेगी।
यहाँ ग्राफ पे ध्यान से देखो बेटा, ये वैल्यू मेरी क्या है जी, ये वैल्यू मेरी क्या चीज है जी, 1 है। ये वैल्यू मेरी क्या चीज है जी, हाफ है। ये वैल्यू ले लेता हूँ मैं 0.86 लेता हूँ, ठीक है। तो एक रफ में अगर हम एक चीज बना के देखें जरा, कि अब मैं, ये लाइन आपको पता है, इस लाइन के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम देखें, ये जो पॉइंट है ये मेरा 30 डिग्री का पॉइंट है। थर्टी डिग्री का कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 0.5, ठीक है जी। उसके बाद मैं ले लेता हूँ जी, ये वैल्यू ले लेता हूँ जी 60 डिग्री। 60 डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो हमारी आ रही है जी 0.86। और उसके बाद ये वैल्यू ले रहा हूँ मैं 90 डिग्री। 90 डिग्री पे वैल्यू कितनी आ रही है जी 1। ये क्लियर है। 90 के बाद अगर हम बात करते हैं, 90 के बाद यहाँ पे वैल्यू देखो, ये मैं ले रहा हूँ 120 डिग्री। ये कितना है जी 150 डिग्री। यहाँ पे कितना आ गया जी 180 डिग्री। उसके बाद ये मेरा कितना आ रहा है जी 210 डिग्री। देन इज यहाँ पे आ रहा है जी कितना 240 डिग्री। और यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है जी 270। फिर कितना आ रहा है जी 300। यहाँ पे 330 और यहाँ पे 360। तो अगर आप पॉइंट्स को देखो, मेरे जो पॉइंट्स आ रहे थे, एक ये पॉइंट आ रहा है, 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 जितने मैंने ऊपर पॉइंट लिए, अगर मैं उन सारे पॉइंट्स को जोड़ता रहूं तो उन सारे पॉइंट्स को जोड़ने पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कुछ इस तरह की वैल्यू बन रही है, ये चीज। तो अब अगर आप इन सारे पॉइंट्स को जोड़ोगे, इन सारे पॉइंट्स को जोड़ोगे तो हमारे पास ये कर्व आएगी। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे पहले से डायग्राम बना लिया था, उसके अंदर आपको पॉइंट दिखा दिए। अदरवाइज क्या था कि पहले हम क्या लेते पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे हमारा ये ग्राफ बनता। तो आपको ये ग्राफ को इस तरह से नहीं कि आपने पूरा ये टेबल बना के फिर आपने ग्राफ को ड्रॉ करना है। मेन चीज है आपने ग्राफ को याद रखना है कि जो साइन एक्स का ग्राफ होता है उसकी शेप मेरी ये होती है। तो साइन एक्स के ग्राफ की शेप याद रहेगी। तो शेप हमारी क्या है कि ग्राफ ये 0 से ऐसे शुरू होगा, ठीक है जी। ये 90 पे जाके 1 हो जाएगा और 180 पे जाके 0 हो जाएगा, ठीक है जी। 270 पे वैल्यू क्या आएगी जी -1 हो जाएगी और 360 पे जाके वैल्यू उसकी क्या आ जाएगी जी 0 हो जाएगी। तो ये मेरा जो ग्राफ है, दिस इज ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, ठीक है। तो अब इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है फंक्शन की वो कितनी आ रही है जी +1। और जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है जी -1। इतनी चीज क्लियर है सबको? हाँ जी क्लियर है सबको? कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो इसमें। तो साइन एक्स का बेसिकली आपने ग्राफ याद रखना है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और दिखाता हूँ बेटा आपको मैं। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ भी मेरा y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स का ही है। अगर आप ये देखो जो मैंने ऊपर किया था, ऊपर मैंने सिर्फ आपको सिर्फ इतनी चीज दिखाई है। अब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में क्या चीज है, एंगल मेरा हर 360 डिग्री के बाद क्या होगा जी रिपीट होगा। तो ये जो मेरी लूप्स हैं, ये सारी लूप देखो, ये सारी लूप ये बार बार मेरी क्या करती जाएगी जी रिपीट करती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ये लूप, तो ये हमारी इनफाइनाइट लूप चलती रहेंगी इसी तरह से एक के साथ एक। तो ये हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह से जाता है। तो इस ग्राफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है जी 1 है और यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है जी -1 है। तो साइन के ग्राफ की क्या चलती है, वेव चलती है। ये वेव किस तरह से चलती है ये क्लियर है सबको? हाँ जी क्लियर है चीज। तो मेन चीज है साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ आप सभी स्टूडेंट्स ने याद रखना है। तो साइन एक्स का ग्राफ का जो हमारा फॉर्मेट होता है वो कैसा फॉर्मेट होता है कि साइन मेरा जो ग्राफ है वो इस फॉर्म में जाता है। मेन चीज साइन का जो ग्राफ है वो हमारा इस फॉर्म में जाता है। यहाँ पे ये 0 एंगल होता है। ये जो +1 वाली पीक आती है ये कहाँ पे आती है 5/2 पे आती है।
ये क्या होता है जी, पाई होता है। यहाँ पे क्या आएगा जी, 3π/2, और ये वैल्यू क्या आएगी जी, 2π। ऊपर मैंने सेम चीज आपको किसमें बता दी थी, डिग्रीज में। ये सेम चीज हमारी आ गई जी रेडियन। जिनको डिग्री और रेडियन का नहीं पता उनके लिए इतना बता देता हूँ, पाई मेरा क्या होता है जी, 180 डिग्री। तो जो पाई रेडियन है वो मेरा 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये साइन की मेरी एक लूप है। तो इस साइन के ग्राफ की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1 होती है, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो मेरी क्या होती है जी, -1 होती है। यहाँ तक क्लियर है जी। तो ग्राफ आपने साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन का, सिकेंड का, कोसिकेंड का, कोट का, सबके ग्राफ में बता रहा हूँ, सारे के सारे ग्राफ आपने याद रखना है। ये चीज क्लियर है जी। ओके जी। इसके अलावा एक चीज और देखो जो मैंने आपको बताई थी, हमने एंगल को देखो कैसे डिवाइड किया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। 0 से 90 तक मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट था, 90 से 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट था, 180 से 3π/2 तक थर्ड क्वाड्रेंट है, 3π/2 टू 2π तक हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो अब ये देखो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में साइन मेरा क्या आ रहा है जी, पॉजिटिव आ रहा है। फर्स्ट और सेकंड दोनों में साइन पॉजिटिव है। थर्ड और फोर्थ दोनों में साइन की वैल्यू क्या आ रही है जी, नेगेटिव आ रही है। ये चीज क्लियर है सबको? हाँ जी, क्लियर है ग्राफ से? ओके जी। हाँ, अब कुछ एक चीजें मैं ग्राफ के बारे में बता रहा हूँ जो सबने याद रखनी है, ठीक है जी। अब हर एक जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हर एक फंक्शन की एक डोमेन होती है, हर एक फंक्शन की एक रेंज होती है। तो सबसे पहले डोमेन का मतलब क्या है और रेंज का मतलब क्या है। तो ये नहीं कि ये डोमेन एंड रेंज वर्ड हमारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फंक्शन उनके साथ जुड़ी है। बेसिकली डोमेन एंड रेंज टर्म हमारी फंक्शंस के साथ जुड़ी है। तो अगर हमें किसी फंक्शन की बात करें तो एक्चुअल में फंक्शन क्या है, फंक्शन आप ये कह सकते हो कि एक तरह की एक मशीन है जिसकी एक इनपुट है और एक मेरी आउटपुट है। ये मेरी आउटपुट है और एक्स मेरी क्या जा रही है जी, इनपुट। तो जो भी इस फंक्शन को हम पॉसिबल इनपुट्स दे सकते हैं वो हमारी क्या होती है, डोमेन। और जो भी इससे पॉसिबल आउटपुट्स आ सकती हैं वो हमारी क्या होगी जी, रेंज। तो कहने का मतलब ये है कि डोमेन मेरी क्या होती है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, और रेंज मेरी क्या होती है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई। तो जैसे मैंने ये लिखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा है, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स के अंदर ये जो भी x की पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो हमारी क्या होगी जी, डोमेन। और जो भी y की पॉसिबल वैल्यूज आएंगी वो हमारी क्या होगी जी, रेंज। तो ये चीज समझ में आ गई कि डोमेन का मतलब क्या है कि किसी भी फंक्शन की जो भी पॉसिबल इनपुट्स हो सकती हैं वो हमारी क्या होती है, डोमेन। और किसी भी फंक्शन से जो भी पॉसिबल आउटपुट्स आ सकती हैं वो हमारी क्या होगी जी, रेंज। अब अगर आपको किसी फंक्शन का ग्राफ पता हो तो आप उस फंक्शन के ग्राफ को देख के उस फंक्शन की डोमेन भी बता सकते हो और उस फंक्शन की रेंज भी बता सकते हो। तो अब मैं ये जो मेथड बताने जा रहा हूं डोमेन और रेंज का, ये नहीं कि ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए वैलिड है, ये आपका किसी भी फंक्शन के लिए वैलिड है। तो अगर आपको किसी फंक्शन का ग्राफ पता है तो ग्राफ को देखते सार आप बता सकते हो कि फंक्शन की डोमेन क्या होती है और फंक्शन की रेंज क्या होती है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डोमेन की। फंक्शन की डोमेन होती है शैडो ऑन एक्स एक्सिस। फंक्शन की डोमेन क्या होती है, शैडो ऑन एक्स एक्सिस। तो आपने कर्व की, जैसे ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। जो भी कर्व है वो एक्स और वाई पे क्या शैडो डाल रही है, क्या शैडो दे रही है, वो हमारी रेंज होगी। अब ये देखो ग्राफ की मैं शैडो ले रहा हूं एक्स एक्सिस के ऊपर, देखो एक्स एक्सिस का कौन सा पोर्शन कवर होगा, इस पोर्शन की शैडो से ये आएगा, इसकी शैडो नीचे से जाएगी, फिर इसकी शैडो ऊपर से आ गई, ये शैडो नीचे से चलेगी, इधर से फिर इधर आ गई, यहां से इसकी नीचे शैडो आ गई, इधर से इसकी शैडो आ गई। तो मुझे ये बताओगे कि एक्स एक्सिस के कितने पोर्शन पे शैडो आ रही है, शैडो ने कितनी एक्स एक्सिस को कवर किया, शैडो ने पूरी की इनफिनिट। पूरी एक्स एक्सिस को कवर कर दिया, ठीक है। अगर पूरी की पूरी एक्स एक्सिस को कवर कर दिया तो जितनी भी पॉसिबल एक्स की वैल्यूज हैं वो सारी की सारी हमारी शैडो में आ रही हैं। ये चीज क्लियर है जी, वो सारी की सारी वैल्यूज हमारी
शेडो में आ रही हैं, तो इसका मतलब हम डोमेन में x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो x की कोई भी वैल्यू लेने का मतलब ये है कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो मेरा सेट ऑफ रियल नंबर है, हम उठा के कोई भी रियल वैल्यू फंक्शन को दे सकते हैं। तो डोमेन समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं रेंज की। रेंज में हमने क्या करना है, शेडो ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे शेडो लेने की कोशिश करो। अगर आप इस पोर्शन की शेडो लोगे तो देखो ये पोर्शन कवर हो जाएगा, इधर से शेडो डालोगे तो देखो ये पोर्शन कवर हो जाएगा। पर अगर आप इस पोर्शन की भी शेडो लोगे तब भी यही आएगा, इस पोर्शन की शेडो लोगे तब भी आएगा। मतलब कोई मर्जी पार्ट उठा लो, जो हमारी शेडो है वो बस यहां से यहां तक ऐसी वेरी कर रही है, ना तो 1 से ऊपर जा रही है ना ही -1 से नीचे जा रही है। तो मतलब ये कि इस फंक्शन की जो वाई एक्सिस पे शेडो आ रही है वो मेरी -1 और 1 के बीच में ही लाई कर रही है। तो मतलब ये कि जो फंक्शन की रेंज है वो रेंज मेरी क्या होगी, -1 to 1 होगी। ये चीज क्लियर है जी। तो सबसे पहली चीज जो आपने याद रखना है इस केस के अंदर जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहला पॉइंट मैं बोल रहा हूं जो फंक्शन की डोमेन है, डोमेन मेरी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। दूसरी चीज मैंने ये बोली है फंक्शन की जो रेंज है, फंक्शन की रेंज हमारी क्या आ रही है, -1 to 1। ब्रैकेट देखो कौन सी ब्रैकेट यूज करी है, क्लोज इंटरवल वाली। इसमें -1 भी इंक्लूडेड है, इसमें मेरा 1 भी इंक्लूडेड है। कहने का मतलब ये है कि एंगल जो मर्जी हो, एंगल जो मर्जी हो, साइन एक्स की वैल्यू कभी भी -1 से छोटी नहीं हो सकती और कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो साइन एक्स हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। ये चीज क्लियर है। तो यहाँ पे मैं अब एक नई टर्म आपको बताने जा रहा हूँ, उस टर्म को भी आपने ध्यान रखना है। मैथमेटिक्स में ये टर्म यूज हो जाती है और उस टर्म का नाम है बाउंडेड फंक्शन। क्या कर रहे हैं हम, बाउंडेड फंक्शन। मैं ये बोल रहा हूं कि साइन एक्स इज बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन का मतलब ये है कि अगर हमें ये पता हो कि एक फंक्शन की वैल्यू कोई दो पर्टिकुलर वैल्यूज के बीच में लाई कर रही है, जहां फंक्शन के ऊपर एक बाउंड्री डाल दी कि फंक्शन की आउटपुट इस बाउंड्री के बीच में लाई कर रही है, इसके बाहर नहीं जा सकती, उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाउंडेड फंक्शन। तो आपके सामने है साइन एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही हमेशा लाई करती है, तो इसका मतलब क्या है कि जो साइन एक्स है वो मेरा एक बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, और इसकी बाउंड्री की लिमिट्स क्या है, -1 से 1। तो आप जिस सभी स्टूडेंट को बोल रहा हूँ बेटा, ये चीज बहुत ज्यादा यूज हो जाती है, तो हमेशा आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि साइन एक्स की वैल्यू मेरी कभी भी -1 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। अब यूज कहाँ पे आती है इस चीज को, सपोज कह रहा हूँ कि आपका कोई क्वेश्चन चल रहा था, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते करते यहाँ पे पहुंच गए, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है, या फिर ये आ रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, या साइन थीटा मेरा 2 है या साइन थीटा मेरा 1/2। अब मेरे को पता है कि 1/2 तो मेरा साइन 30 डिग्री पे होता है, तो यहां से मैं ये बोल सकता हूँ कि थीटा मेरा 30 डिग्री है। पर जैसे ही मैंने 2 को देखा तो मैंने सीधा लिख देना है जी नॉट पॉसिबल, कि एंगल जो मर्जी हो, एंगल जो मर्जी हो, साइन की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। यहाँ पे अगर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, साइन थीटा कभी भी 2 किसी भी एंगल पे पॉसिबल नहीं है, तो ये चीज मेरी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा यूज आ जाती है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि साइन एक्स की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। ये चीज क्लियर है जी। तो अभी तक मैंने 3 मेन चीज बताई हैं, कैसे आई वो या नहीं पता कोई चक्कर नहीं, मेन चीज ये आपने याद रखनी है सारी चीजें। ठीक है जी, इनका कोई प्रूफ आने वाला नहीं है, ना ही इस पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है, ये सारा कुछ क्वेश्चंस के बीच में ही यूज होती है चीजें। ठीक है जी, तो इनको आपने याद ही रखना है। तो पहली चीज थी साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ इस वेव की फॉर्म में होता है। ठीक है, स्टार्ट कहां से होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, π/2 पे मैक्सिमम जाता है, 1 जाता है, और -3π/2 पे इसकी मिनिमम वैल्यू आती है, और वो मिनिमम वैल्यू क्या, -1, फिर ये 0 हो जाता है। और ये लूप मेरी इसी तरह से इन्फिनिटी में चलती रहती है दोनों साइड। पहली चीज ये होगी ग्राफ। दूसरी चीज डोमेन। डोमेन इसकी क्या चीज है जी, आर है,
तीसरी चीज क्या है जी, रेंज। रेंज मेरी क्या चीज है जी, -1 to 1 है। यहाँ तक क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है जी सबको? कोई डाउट किसी को? ओके। अब मैं यहाँ पे एक नई टर्म और बताने जा रहा हूँ। अब ये बेसिकली क्या चीज है, ये जो टर्म्स है ये ऐसा सिलेबस में लिखी नहीं होती, पर क्वेश्चंस के बीच में यूज हो जाती रहती है आपके, ठीक है? तो ये जो मैं टर्म बात कर रहा हूँ, और वो टर्म है हमारी पीरियोडिक फंक्शन। तो टर्म हमारे क्या है, पीरियोडिक फंक्शन। तो पहले आप लोग मुझे बताओ कुछ नाम से कि पीरियोडिक फंक्शन किसी को पता है क्या होता है? कोई बताना चाहे, किसी को कोई नाम से मतलब निकालना चाहता हो इसका? हाँ जी, कोई स्टूडेंट कोई ट्राई करना चाहता हो, कुछ बताना चाहता हो? ओके जी, अभी तक तो तो लिखवा सिर्फ रहा हूँ फिर मैं पूरा। ए केमिस्ट्री। पीरियोडिक फंक्शन, हाँ जी बोलो बेटा। कुछ नहीं सर, पढ़ाओ। हाँ जी, ओके। ए पीरियोडिक फंक्शन इज अ फंक्शन दैट repeats its value at regular intervals, ठीक है? अगर कोई सी फंक्शन की वैल्यू रेगुलर इंटरवल पे रिपीट होती रहे तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। तो अगर आप पीरियोडिक फंक्शन का कंसेप्ट देखना चाहते हो तो ये देखो, जो वैल्यू यहाँ पे है सेम वैल्यू यहाँ पे दिख रही है, जो ये वैल्यू है इतने इंटरवल के बाद फिर वही वैल्यू आ रही है, इतने ही इंटरवल का। देखो लाइन की लेंथ हमेशा सेम रह रही है आपके सामने, देखो ये चीज, ये देख रहे हो, ये चीज क्लियर है? और यही चीज फिर मेरे आगे चलती रहेगी इस तरफ भी, और अगर आप इस तरफ भी देख लो, ये चीज देखो जरा, ये चीज देख लो जरा, ये चीज देख लो जरा। कहने का मतलब है कि इतने इंटरवल की, ये यहां तक आएगा ये वाला, आगे तक ज्यादा बना कि इतने इंटरवल के बाद हमेशा वैल्यू क्या होती जा रही है जी, रिपीट होती जा रही है। ये चीज क्लियर है जी? तो अगर किसी फंक्शन में एक रेगुलर इंटरवल के बाद वैल्यू हमेशा रिपीट हो तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है? तो पहली चीज मैं ये बताता हूं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस, ठीक है? जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सारे के सारे हमारे पीरियोडिक फंक्शन है। तो हर एक की वैल्यू एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती रहती है, ठीक है जी? तो अगर आप इसमें, मैंने कहा था कि अगर आप देखो, मैंने आपकी एक चीज बोली थी कि ये जो चीज है ये आपकी लूप हमेशा रिपीट होती रहेगी। कहने का मतलब ये है कि ग्राफ का पोर्शन देखो, क्या कोई ग्राफ का ऐसा पोर्शन है जो बार बार रिपीट हो रहा है? तो ये चीज देखो, ये ग्राफ का ये पोर्शन आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो पोर्शन बार बार रिपीट हो जाएगा ग्राफ का, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे, ठीक है? तो इतना समझ में आ गई पीरियोडिक है? तो ऐसा करते हैं, पहले सारे फंक्शन कर लेते हैं, फिर मैं अलग से एक पूरा पेज ही लिखवा दूंगा पीरियोडिक फंक्शन का, कि पीरियोडिक फंक्शन का फॉर्मूलाज नहीं है कुछ भी, वो सारा कंसेप्ट फिर इकट्ठे ही कर लेते हैं, ठीक है? राजधानी टुकड़ों में करने के इकट्ठा एक ही जगह करवा दूंगा, आपको ध्यान भी रहेगा, ठीक है? पर एक आइडिया मिल गया पीरियोडिक फंक्शन का, ठीक है? तो मैं इतना बताता हूँ, साइन एक्स भी मेरा एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो साइन का ग्राफ समझ में आ गया? हाँ जी क्लियर है जी? ओके जी। अब ऐसी मैं बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है मैं आपको सबका ग्राफ देने जा रहा हूँ, सबका ग्राफ यहाँ पे बना के दे रहा हूँ। आपने ये सारे के सारे ग्राफ्स याद रखने हैं, ठीक है? सबकी डोमेन याद रखनी है, सबकी रेंज याद रखनी है, ठीक? अब इस ग्राफ से कुछ एक चीजें मैं और दिखाना चाहता हूँ। अब एक चीज और ध्यान रखो, अब मुझे बताओ कि साइन एक्स जीरो कहाँ पे है? अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स को मार्क कर दूं आपके, ठीक है? ये मेरा पॉइंट क्या है जी, जीरो है। फिर ये पॉइंट क्या आएगा जी, पाई/2 आएगा। ये जीरो कहाँ पे हो गया जी, पाई पे। फिर यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा जी हमारे पास, 3π/2। ये पॉइंट क्या आ गया जी, 2π। उसके बाद ये पॉइंट क्या है जी, 3π। ये पॉइंट क्या चीज है जी, 4π। हम इस तरफ जाएंगे, ये पॉइंट क्या है जी, -π। ये पॉइंट क्या है जी, -2π। यहाँ पे ये पॉइंट क्या चीज है जी, -3π। ये क्लियर है जी ग्राफ? ओके जी। अब मैं आपको चाहता हूँ ग्राफ से देख के ये बताओ कि साइन एक्स जीरो कहाँ पे है।
साइन एक्स इज इक्वल टू 0, फंक्शन की वैल्यू 0 कहाँ पे है, कब है 0 साइन एक्स, बताओ ग्राफ को देखो। 0 का मतलब क्या है, जहां पे कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रही है उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मेरी 0 होती है। तो एक्स एक्सिस को देखो कर्व कहाँ कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे 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 कर रही है, ये चीज कर रही है। ये सारे पॉइंट्स है जहां पे कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रही है। हाँ जी, दिख रहे हैं सारे पॉइंट्स। ओके जी, तो बता सकते हो मुझे कहाँ कहाँ पे साइन एक्स 0 है, कहाँ कहाँ पे 0 है साइन एक्स। अरे बोल तो दिया सारा कुछ बेटा, अब तो बोलना ही है, कोशिश तो करो। साइन एक्स 0 कहाँ पे है, 60 डिग्री पे। बेटा कोई तो बोल दो। पाई, 2 पाई, 3 पाई पाई, पे, 4 बिल्कुल पाई, ठीक, बिल्कुल ठीक। 3 पाई, 4 पाई, 0, और फिर माइनस पाई, माइनस माइनस 2 2 पाई। पाई, माइनस 3 पाई। ठीक है जी, सबको दिख रहा है ये चीज। तो इसका मतलब ये है साइन एक्स इज 0 4 कब 0 है, जब एक्स मेरा या तो 0 है, या प्लस माइनस पाई है, या प्लस माइनस 2 पाई है, या प्लस माइनस 3 पाई है। सो तो इसका मतलब हमारे पास ये है कि ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई, ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो जो मल्टीपल्स ऑफ पाई को हम कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एन पाई से। एन मेरा क्या है जी, इंटीजर है। ठीक है जी, तो ये भी बहुत काम का रिजल्ट है जो ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होता है, और ट्रिग्नोमेट्री के अलावा दूसरे चैप्टर्स के अंदर भी ये रिजल्ट यूज हो जाता है। ठीक है, तो साइन एक्स मेरा 0 कब होता है, साइन एक्स की वैल्यू 0 हमेशा मल्टीपल्स ऑफ पाई पे होती है। जितने भी पाई के मल्टीपल हैं, चाहे वो इवन मल्टीपल है चाहे वो ऑड मल्टीपल है, उस पे साइन एक्स हमेशा 0 होता है। तो इस यहाँ पे जो 0 होता है उसको अगर हम छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x इज इक्वल टू एन पाई। तो ये पॉइंट याद रहेगा जी। तो साइन x के बारे में ये 4 पॉइंट मैंने बताए हैं बेटा। पहला है साइन का ग्राफ, दूसरा है साइन की डोमेन, तीसरा है साइन की रेंज, और चौथा साइन वाला ग्राफ, साइन x मेरा 0 कहाँ पे होता है। ये सारा सबने याद रखना है। क्लियर है सबको? हाँ जी, क्लियर है जी। यस। ओके जी, सेकंड वाला हम ले रहे हैं जी, y इज इक्वल टू cos x। y इज इक्वल टू cos x की बात करते हैं। तो पहले ग्राफ देखो, y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ कैसा होगा। अब ये मेरा y इज इक्वल टू cos x। ठीक है, सबसे पहली चीज 0 पे देखो, 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है जी, 1। ठीक है, ये 0 कहाँ पे हो रहा है, ये 0 होता है मेरा पाई/2 पे, और ये -1 कहाँ पे हो रहा है जी, पाई। दोबारा ये 0 हो रहा है मेरा 3π/2 पे। ये वैल्यू जो आ रही है वो कितनी है जी, मेरे पास 2π। फिर दोबारा आगे 0 आ जाएगा, वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 5π/2। यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है जी, -π/2। तो cos 0 पे वैल्यू क्या होती है जी, 1 होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 30 डिग्री यानी कि π/6, π/6 पे जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.86। उसके बाद हम बात करते हैं 60 डिग्री यानी कि π/3, π/3 पे जो वैल्यू होती है वो वैल्यू हमारी क्या होती है जी, 0.5। ये चीज क्लियर है? 90 पे वैल्यू क्या होगी जी, 0 होगी जी। उसके बाद वैल्यू आती है जी 2π/3। 2π/3 पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, -0.5। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वैल्यू ये ले लेते हैं जी। ये हमारे पास वैल्यू कितनी है जी, 5π/6, और पाई पे वैल्यू कितनी है जी हमारे पास, -1। ये -0.86 है,
और ये वैल्यू है -1। तो देखा जाए, ये देखो, तो अगर जैसे साइन के अंदर मैं पॉइंट्स लेके करता प्लॉट तो मेरे पास ये शेप आती, तो यही शेप हम इसी तरह से आगे कंटिन्यू करते रहते तो हमारे पास ये पॉइंट्स बन जाते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कर दोगे तो आपके पास जो शेप बनेगी वो शेप कुछ इस तरह की बन जाएगी। तो ये जो मेरा ग्राफ है वो मेरा क्या है, cos x का। अगर आप प्लॉट करना चाहते हो तो उसके लिए भी तरीका यही है, 0 से 360 तक के सारे एंगल्स ले लो, 30-30 डिग्री के गैप पे सब पे cos की वैल्यू फाइंड कर लो, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, आपके पास cos की कर्व आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको साइन में बताया है वैसे ही cos के अंदर भी बता रहा हूँ कि ये जो कर्व है ये भी हमारे पास क्या जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। जो इसका ग्राफ है वो भी कुछ इस तरह का ही जाता है। ठीक है, तो ये मेरा ग्राफ आ रहा है y इज इक्वल टू cos x का। ये जो पॉइंट है ये 1 है, ये पॉइंट क्या है जी, -1 है, इधर मेरा ये 0 है। अब यहाँ पे ये 0 कितना है जी, π/2 के ऊपर है, ये पॉइंट मेरा पाई है, ये पॉइंट क्या है जी 3π/2 है, ये पॉइंट क्या है जी 2π है, दिस इज 5π/2। तो जो ये 0 वाले पॉइंट्स ये सारे π/2 के मल्टीपल हैं, 5π/2 7π/2, ये कितना है जी -π/2, दिस इज -3π/2, ये कितना है जी -5π/2, ये कितना है जी -7π/2। तो cos x का ग्राफ क्लियर है जी। अब वही सारी चीजें अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें, मैं यहाँ बना के भी दिखा देता हूँ cos का ग्राफ कैसे चल रहा था हमारे पास। cos के ग्राफ में क्या है, cos का ग्राफ शुरू यहाँ से होगा, साइन का ग्राफ कहाँ शुरू होता था, ओरिजिन से, cos का ग्राफ शुरू यहाँ से होता है, ये इस तरह से जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एंगल क्या है जी 0 है, ये π/2 है, यहाँ पे मेरा पाई होता है, ये 3π/2 होता है, और ये मेरा 2π होता है। क्लियर है जी। तो अगर हम क्वाड्रेंट वाइज देखें, देखो 0 से 90 तक कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, 90 से 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, पाई टू 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, 3π/2 2π फोर्थ क्वाड्रेंट क्या आता है जी पॉजिटिव। यही मैंने आपको बताया था कि कॉस पॉजिटिव किस में होगा, फर्स्ट में एंड फोर्थ में, नेगेटिव किस में होगा, सेकंड एंड थर्ड में। ये चीज हमें ग्राफ से भी दिख रही है। तो इसके बारे में भी वही सारी चीजें जो हमने पहले की थी। बताओ जी, ग्राफ को देखो और मुझे ये बताओ फंक्शन की डोमेन क्या है, क्या है डोमेन फंक्शन की। डोमेन क्या होती है, शेडो ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे शेडो लोगे तो आपका क्या कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा एक्स एक्सिस कवर हो रही है, तो इसका मतलब डोमेन हमारे पास क्या आ रही है जी, आर आ रही है। ठीक है, अब रेंज बताओ मेरे को। हाँ जी, रेंज क्या है, आउटपुट देखो, y पे शेडो लो, देखो क्या आ रही है y पे शेडो, -1 to 1। तो कहने का मतलब ये है कि जो cos x है इसकी वैल्यू भी किसके बीच में लाई करती है, -1 to 1। तो cos x की जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +1 है। cos x भी मेरा बाउंडेड फंक्शन है, ये कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता और -1 से छोटा नहीं हो सकता। ये चीज क्लियर है जी। ओके, अगली चीज जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो ये कि cos x 0 कब है, कहाँ पे cos x 0 होगा, π/2 है, कब होगा cos x 0, π/2 π/2 3 cos x is 0 4। हाँ जी, किसके लिए 0 होगा, x की वैल्यू देखो या तो +π/2 या -π/2, या +3π/2 या -3π/2, ±5π/2 सो। तो देखा जाए ये सारे के सारे नंबर्स है क्या, ऑल नंबर्स आर ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। ठीक है, सारे के सारे इवन मल्टीपल नहीं है। देखो इवन मल्टीपल में क्या होगा, π/2 का जब भी आप इवन मल्टीपल कर दोगे तो वो पाई आ जाएगा, नीचे का डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा।
लेकिन सबके डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, तो इसका मतलब आगे का कोएफिशिएंट कभी भी 2 का मल्टीपल नहीं हो सकता। तो वो सारे के सारे क्या है मेरे ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। आप में से कोई बता सकता है कि ऑड मल्टीपल π/2 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऑड नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इवन नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बताओ मेरे को। ऑड नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ जी, ऑड नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? W से इवन नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ जी बेटा, इवन का मतलब क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 2। जो नंबर 2 से डिविजिबल है वो मेरा इवन है। ये मेरा हमेशा किसके लिए आएगा? इवन के। ऑड के लिए या तो 2n-1 कर दो या फिर 2n+1 कर दो। ये दोनों किसके लिए यूज होता है? हमारा ऑड के लिए। तो अगर कभी भी आपने ये शो करना है कोई नंबर इवन है या कभी भी इवन नंबर लेट करना चाहते हो, तो हम सीधा उसको क्या लेट कर लेते हैं? 2n। अगर कभी भी ऑड नंबर लेट करना है तो उसको क्या लेट करते हैं? या तो 2n-1 या 2n+1। तो यहाँ पे क्या आ रहा था? ऑड मल्टीपल तो π/2 है, तो हम x को क्या लेंगे? 2n+1 इंटू π/2। ठीक है जी। इसमें n किसको बिलोंग कर रहा है जी? z को बिलोंग कर रहा है। तो ये भी बहुत ही ज्यादा काम का रिजल्ट है, इसको आपने याद रखना। साइन के बारे में मैंने क्या बताया था? साइन 0 कहाँ पे होता है? एट मल्टीपल्स ऑफ पाई। ठीक है। कॉस 0 कहाँ पे होता है? एट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। मल्टीपल्स ऑफ पाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n पाई से। ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 2n+1 इंटू π/2। क्लियर है चीज? हाँ जी क्लियर है जी? हाँ जी बोलो बेटा। सर आपने y Yes, इज sir. इक्वल टू साइन एक्स में पाई लिया था एक्स एक्सिस पे, मतलब पाई ऐसे कर सर, और इसमें ये लो। π/2 लिया है सर। इसका बेटा रीजन इसमें भी बताओ। दोनों है बेटा, देखो यहाँ पे देखो बच्चा, दोनों लिए हैं। 0 π/2 पाई, 3 π/2 2 पाई। लिख लो आगे। समझ मैं गया तो सर, जस्ट अच्छा आपको है। यहाँ पे वो बता रहा था कि 0 कहाँ पे है। समझ रहे बेटा? ये मेरा आ गया 7 π/2। ये लो, अच्छा एक्सिस पे पॉइंट तो सारे ही हैं। ठीक है। मैं तो जस्ट ये दिखा रहा था कि 0 वाला देखो, 0 वाला कौन सा पॉइंट है? पहले 0 पे आ रहा है, फिर पाई पे आ रहा है, फिर 2 पाई पे आ रहा है। पाई पाई के गैप पे आ रहा है, तो फिर मैं सिर्फ 0 वाले पॉइंट्स को मेंशन करते चला गया। ये करना, ये लो, ये -π/2 आ गया। ये कितना आ गया जी? -3 π/2 आ गया। पॉइंट्स तो सारे मेंशन कर दो, ये लो, चाहे उनके बीच के और पॉइंट्स मेंशन कर दो। तो हम तो यहाँ सिर्फ ये देख रहे थे कि 0 कहाँ पे है, मैंने उन्हीं की बात करी थी, जैसे मैंने प्लान ओके में सर। उस कोर्स में बात करी है। क्लियर है जी? ठीक है बेटा जी। यस सर। ओके जी। नेक्स्ट आता है हमारे पास tan x का ग्राफ। ठीक है। अब ये हमारा ग्राफ है जी tan x का। अब इस ग्राफ को देखो बेटा, ये थोड़ा वो चीज है। tan x होता क्या है? सबसे पहले tan x क्या होता है जी? मेरे पास sin x बाय cos x। यहां तक क्लियर है जी? tan होता क्या है? sin x बाय cos x। ठीक है। अब यहां पे एंगल देखो, ये मेरा एंगल क्या है जी? 0। ठीक है। अब ये 2 है, ये पॉइंट मेरा क्या है जी? 1 है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मेरा क्या है जी? π/4 है। ये जो दिख रहा है, ये एंगल मेरा है π/2। ये कितना है जी? -π/4। और ये जो पॉइंट है, ये कितना है जी? -π/2। ठीक। अब सिंपल सी बात मुझे ये बताओ, अगर मैं tan 90 आपसे पूछूं, tan 90 आपसे पूछूं, तो वो आप क्या लिखोगे? आप tan 90 को क्या बोलोगे? sin 90 डिवाइडेड बाय cos ऑफ 90 डिग्री। sin 90 क्या है जी? 1 है। cos 90 क्या है जी? 0 है। और 1/0 क्या होता है जी? इन्फिनिटी। तो मतलब ये कि जो ग्राफ 90 पे है, ये किसको अप्रोच करेगा? ये मेरा इसको इन्फिनिटी पे जाके मीट कर जाएगा, इन्फिनिटी पे जाके मीट कर जाएगा। समझ में आ गई बात ये चीज? तो ये मेरा 90 पे कोई एक पॉइंट बन जाएगा, ये हमेशा इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता रहेगा।
दूसरा कुछ एक और एंगल देखो, साइन π/3 कितना होता था, 60 डिग्री कितना था, √3। यहाँ पे आ गया, ये मेरा π/6 है, सॉरी π/3 है, ये मेरा क्या है जी, π/6 है। तो जो साइन है वो ऐसे बढ़ता है और उसके बाद एकदम से ऐसे ऊपर बढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये जो मेरा ग्राफ है वो मेरा इस तरह है। तो आप ये देखो ग्राफ, अगर हम बात करें साइन और कॉस के ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है, जबकि टैन के ग्राफ के अंदर ब्रेक आ रही है, और ब्रेक कहाँ पे आ रही है, वो 90 पे आ रही है, ठीक है। तो टैन के ग्राफ को आपने याद रखना है, ठीक है जी। तो टैन का ग्राफ अगर आप देखोगे आगे, तो जैसे मैंने साइन के ग्राफ के लिए आपको बताया था कि साइन और कोस का ग्राफ भी आपका पूरा आगे इन्फिनिटी की तरफ जाता है, वैसे ही हमारा टैन का ग्राफ है, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे अगर हम इस ग्राफ में बात करते हैं, ये देखो, ये जो लाइन है ना, ये मेरी कौन सी है, 90 वाली लाइन है, ठीक है। यहाँ पे ये इन्फिनिटी पे जाएगी, बेसिकली लाइन ग्राफ का पार्ट नहीं है, जस्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि एंगल मेरा कहाँ पे वेरी कर रहा है, ठीक है जी। तो अब एंगल देखो जरा, यहाँ पे मेरा एंगल क्या है जी, 0 है, ये मेरा कितना है जी, π/2 है, फिर दोबारा 0, कहाँ पे है, पाई पे, ये कितना है जी, 3π/2, यहाँ पे क्या है जी, 2π है, फिर आगे क्या आ जाएगा जी मेरे पास 5π/2, ये नेगेटिव में क्या होगा जी, -π/2, ये क्या होगा जी, -π, ये क्या होगा जी, 3π/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा जी मेरे पास -2π। ये चीज क्लियर है जी। तो ये आपके एंगल्स हैं जिस तरह से वेरी कर रहे हैं। तो अब मेरे को टैन के ग्राफ के बारे में आपने इसकी डोमेन बतानी है और इसकी रेंज बतानी है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डोमेन की। डोमेन बताओ क्या है टैन के ग्राफ की, बता सकते हो डोमेन क्या है? क्या करना है हमने, शेडो लेनी है। जब आप शेडो लोगे, अब शेडो में ये देखो, ये ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ करके दिखाई है, पर क्या ये जो ब्लू लाइन वाला पॉइंट है, जो ये पॉइंट है, क्या किसी पार्ट की शेडो से आ सकता है? क्या ये पॉइंट किसी पार्ट की शेडो से आ सकता है? इसकी शेडो लोगे ऐसे, ये आ रही है, ठीक है। हमने सर ये रेड वाली कर्व की शेडो लेनी है, और ये लाइन वाली तो है नहीं, तो मतलब ये पॉइंट कभी शेडो में नहीं आएगा। उसी तरह से जब इधर से शेडो ले रहे हो तो ये पॉइंट कभी शेडो में नहीं आएगा, ये पॉइंट कभी शेडो में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि डोमेन हमारा वो होता है, वो एक्स की वैल्यूज होती है जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड होता है। तो जिस भी पॉइंट पे मेरा डिनोमिनेटर 0 होगा, वो पॉइंट कभी मेरा डोमेन के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो हम फंक्शन की डोमेन को क्या लिखेंगे, डोमेन मेरी क्या होगी, r माइनस वो पॉइंट जहां पे डिनोमिनेटर मेरा 0 है। अब डिनोमिनेटर मेरा 0 कहां पे है, जब cos x मेरा 0 है। अब cos 0 कहां पे होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n+1 इंटू π/2। तो ये जो है, ये मेरी किसकी डोमेन है, ये मेरी टैन की डोमेन है। टैन की डोमेन क्या है, रियल नंबर्स माइनस वो पॉइंट जहां पे डिनोमिनेटर 0 है। डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ रहा है, cos x 0 कहां पे है, 2n+1 इंटू π/2 पे 0 है, ठीक है। रेंज क्या होगी जी इसकी, देखो जरा y एक्सिस पे शेडो लो, जरा शेडो y एक्सिस पे, अब y पे शेडो ले रहे हैं, ये देखो। तो बताओ शेडो में y एक्सिस कितनी कवर होगी, मेरी पूरी की पूरी y एक्सिस शेडो में कवर होगी। अगर पूरी की पूरी y एक्सिस शेडो में कवर होगी तो इसका मतलब रेंज मेरी क्या चीज है जी, r, ठीक है।
अब याद है साइन और कॉस के टाइम पे एक टर्म बताई थी मैंने, बाउंडेड फंक्शन। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ये मेरा बाउंडेड फंक्शन है? No, tan sir. इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये मेरा बाउंडेड फंक्शन नहीं है। समझ में आ गई बात? हाँ जी, क्लियर है जी? ओके जी। फिर अगली Yes. चीज, इसका आंसर tan x 0 कब होता है? tan x 0 कब होता है? सोचने की क्या बात है? Sir, pi by 2. tan होता 3 क्या है pi बेटा? by 2. Sin by बेटा cos. tan होता क्या है? sin x बाय cos x। अगर tan को 0 कर रहे हो तो tan 0 का मतलब क्या चीज है जी? sin x 0। और अभी बताया था मैंने ऊपर, sin 0 कहाँ होता है? मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय, तो x की वैल्यू क्या होती है जी? n पाई। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? tan x इज 0 4, क्या आएगा जी? x इज इक्वल टू n पाई। क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है जी? फोर्थ है y इज इक्वल टू cot x। तो बेसिकली अगर आपको नहीं भी पता ग्राफ बन कैसे रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है। मेन चीज है आपने बस याद रखना है कि वो ग्राफ आए कैसे हैं, वो उन ग्राफ की शेप क्या है वो आपने याद रखनी है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है कोटेक्स का। हाँ जी, कॉट के अंदर क्या होता है जी हमारा? देखो, ये स्टार्टिंग का सिर्फ एक ब्रांच दिखाई है मैंने। ठीक है, ये क्या होगा जी? पाई बाय 2, और ये कितना है जी मेरे पास? पाई। ठीक है, अगर हम ज्यादा ब्रांचेस में देखें तो ये हमारा वही पाई बाय 2 आ गया, यहाँ पे हमारा क्या आ गया जी? पाई। ये पॉइंट क्या आ गया जी? 3 पाई बाय 2। यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या आएगा जी? 2। ये क्या चीज आएगा जी? माइनस पाई बाय 2। यहाँ पे माइनस पाई है, ये माइनस 3 पाई बाय 2 है, और यहाँ पे माइनस 2 पाई है। तो tan और कोट के ग्राफ में डिफरेंस देखो क्या है? tan का ग्राफ कैसे जाता था बेटा? tan का ग्राफ ऐसे जाता है, यहां से शुरू होता है ऐसे और इस तरह से जाता है। ठीक है, कोट का ग्राफ ऐसे जाएगा, ये चीज, ये 0 टू पाई के बीच में है। tan की जो एक लूप बनती थी वो किसके बीच में बनती है? वो माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में बनती है। तो डिफरेंस क्लियर है tan और कोट के ग्राफ में? ये चीज क्लियर है? बता सकते हो इसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है? हाँ जी, डोमेन क्या होगी जी? कॉट क्या होता है? क्या होता है कॉट? Cos by कॉस sin. ऑफ एक्स बाय साइन ऑफ एक्स। तो कॉट एक्स कब डिफाइंड नहीं होगा? जब मेरा डिनोमिनेटर क्या होगा जी? 0। तो डोमेन क्या होगी? r माइनस वो पॉइंट जहां पे डिनोमिनेटर क्या चीज है जी? 0। अब साइन 0 कहां पे है? हाँ जी, साइन कब 0 होता है? n पाई पे, मल्टीपल्स ऑफ पाई पे। रेंज बताओ क्या है? शैडो किस पे लेनी है? वाई पे। वाई पे शैडो लो जरा, बताओ शैडो से कितनी वाई एक्सिस कवर हुई? पूरी की पूरी वाई एक्सिस कवर हो रही है। अगर पूरी की पूरी वाई एक्सिस कवर हो रही है तो इसका मतलब रेंज मेरी क्या है जी? आर है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉट एक्स 0 कब होगा? कॉट एक्स 0 होगा जब कॉस एक्स 0 होगा। कॉस एक्स 0 है तो मतलब x की वैल्यू मेरी क्या होगी जी? 2n प्लस 1. 1 इंटू क्या आ गया जी? पाई बाय 2। तो ये चीज क्लियर है जी? तो ये चीजें आपने इसके बारे में याद रखनी है, y इज इक्वल टू कॉट ऑफ x के बारे में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है जी
y इज इक्वल टू कोट एक्स के बाद नेक्स्ट लेते हैं हम y इज इक्वल टू कोसेक एक्स। अब कोसेक एक्स का ग्राफ देखो क्या होगा बेटा। अब देखो बेटा इस ग्राफ को समझो जरा ध्यान से। cos एक्स एक्स होता क्या है? दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स। अब ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ये ग्राफ है मेरा y इज इक्वल टू साइन एक्स, और जो ये रेड वाला ग्राफ है ये ग्राफ है मेरा y इज इक्वल टू cosec एक्स। ठीक है, तो ग्राफ बनाना देखो सीधी सी बात है, ये पॉइंट्स भी देख लो। ये पॉइंट मेरा क्या है जी? 0 है। ये मेरा क्या है? पाई है। ये मेरा क्या है? 2 पाई है। यहाँ पे कितना है जी? 3 पाई बाय 2। ये पॉइंट मेरा क्या चीज है जी? पाई बाय 2। आपने अगर ये ग्राफ बनाना हो तो पहले तो ये साइन का ग्राफ बना लो। ठीक, अब यहाँ पे साइन 0 है, जहां पे साइन 0 होगा वहां पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। जहां साइन 1 है वहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी जी? 1। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट 1 का है, और ये पॉइंट क्या चीज है जी? -1 का है। तो साइन का ग्राफ हमारे पास बना हुआ है, पहले ही साइन का ग्राफ बना लो। बस ये जो पीक्स हैं उसी के साथ हर एक पीक को टच करते हुए हमने ये यूज बनाते रहना, अपर साइड एंड लोअर साइड। क्लियर है जी? ये ग्राफ पता लग गया कैसे जाता है ये ग्राफ? बाकी वैल्यूज मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये हमारा 0 है, ये क्या है जी? पाई है। दिस इज 2 पाई, ये 3 पाई। ठीक है, पीक वाली बात करें तो ये कहाँ पे है? पाई बाय 2 पे। ये पीक कहाँ पे जी? 5 पाई बाय 2 पे। बाकी तो पीक्स आप खुद देख लो ना। -पाई हो गया, -2 पाई हो गया, -3 पाई हो गया। ये चीज क्लियर है? तो ग्राफ समझ में आ गया y इज इक्वल टू cosec x का ग्राफ कैसा है? हाँ जी, क्लियर है जी? तो साइन x का उल्टा कर रहे हैं। ठीक है, साइन x का उल्टा कर रहे हैं। यहाँ पे इस पार्ट का उल्टा कर दिया, ये जो पार्ट है, पर इसका उल्टा हमने ऐसा नहीं किया कि सिर्फ ऐसा कर दिया उल्टा, क्योंकि 0 पे उल्टा क्या होगा? इन्फिनिटी। तो जो ये इधर जा रहा था 1 पे, इसको इन्फिनिटी की तरफ लेगा, इधर इसको इन्फिनिटी को लेगा, इधर इस पार्ट को उल्टा कर दिया, इस पार्ट को उल्टा करके ये बना दिया। तो ग्राफ समझ में आ गया कि अगर साइन एक्स का ग्राफ पता हो तो उससे कोसेक एक्स का ग्राफ कैसे बनाना है। अब इसके बारे में वही चीजें लिख दो। बताओ, आप लोग बताओ जरा, डोमेन क्या होगी? हाँ जी, क्या होगी डोमेन? cos x क्या होता है? 1 बाय साइन एक्स। तो cosec कहां पे डिफाइंड नहीं होगा? जहां पे साइन मेरा 0 है। साइन 0 कहां पे होता है? n पाई पे। रेंज बताओ, रेंज क्या है? शेडो लेते हैं y एक्सिस के ऊपर, लो जरा शेडो y एक्सिस पे। हाँ जी, क्या आएगी शेडो इसकी? ठीक है, यहां से अगर आप कोई भी पोर्शन उठा लो, इस पूरी की शेडो देखो, ये आ गया। नीचे वाले से शेडो कहाँ आएगी थी? यहाँ आएगी। तो मतलब जब आप शेडो लोगे तो शेडो में या तो यहां से यहां तक का कवर हो रहा है, या फिर यहां से यहां तक का कवर हो रहा है। कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसकी शेडो इसके बीच में आ सकती। तो कहने का मतलब जो इसकी जो रेंज होगी वो हमारी क्या होगी? -इन्फिनिटी से -1, यूनियन 1 to इन्फिनिटी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो मेरा cosec x है, cosec x is either less than -1 और you can say cosec x is greater than 1 है। तो cosec x कभी भी मेरा -1 और 1 के बीच में लाई नहीं करेगा। तो cosec x
cos x does not belongs to -1 to 1। कभी भी एक्सप्रेशन में ये आगे cos x x इज इक्वल टू हाफ है, एंगल बताओ, नॉट पॉसिबल। किसी भी एंगल पे cos x x की वैल्यू हाफ नहीं हो सकती है। ये चीज क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है। और दूसरी चीज cos x x जीरो कहां पे होगा बताओ? हाँ जी, cos x x जीरो कहां पे होगा? हाँ जी, cos x x जीरो कहां पे होगा? अरे बोल दो बेटा कुछ तो। cos x x कभी जीरो हो ही नहीं सकता। क्या है? कोई भी टर्म जीरो कब होती है? जब उसका न्यूमिनेटर जीरो हो। न्यूमिनेटर में क्या आ रहा है जी? हमारा 1 आ रहा है। जब न्यूमिनेटर में 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये चीज मेरी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। जीरो का मतलब क्या है कि किस पॉइंट पे कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रही है। किसी भी पॉइंट पे कर्व एक्सिस को कट नहीं कर रही है, तो cos x x कभी मेरा जीरो हो ही नहीं सकता। तो उस पॉइंट की अब हमें कोई जरूरत है ही नहीं। तो 6 ले लेते हैं जी, y इज इक्वल टू सेकेंड एक्स। अब y इज इक्वल टू सेकेंड एक्स का ग्राफ देखो कैसा होगा। हाँ जी, सेकेंड एक्स में सेम चीज देखो। ये जो ग्राफ चल रहा है, ये ब्लू वाला जो ग्राफ है, ये ब्लू वाला ग्राफ किसका है हमारे पास? ये क्या है जी? y इज इक्वल टू cos x। और जो ये वाला ग्राफ है ये किसका है जी? y इज इक्वल टू सेकेंड एक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये ब्लू ग्राफ किसका है? y इज इक्वल टू cos ऑफ x का है। और ये जो रेड वाला ग्राफ है ये y इज इक्वल टू सेकेंड एक्स का है। अगर आप एंगल्स को देखो, यहाँ पे एंगल ये क्या है जी? जीरो है। ये पॉइंट मेरे पास क्या आएगा जी? π/2 आ गया। यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा जी? पाई आ गया। ये पॉइंट 3π/2 है। यहाँ पे पॉइंट कितना आ गया जी? 2π आ गया। तो यहाँ पे देख लो ये जीरो है। ठीक है, कॉस की पिक्स देखते रहो ना बेटा। ये क्या आ गया जी? π/2। ये पॉइंट क्या आ गया जी? 3π/2। ये पॉइंट क्या आ गया जी? 5π/2। ये पॉइंट क्या आ गया जी? 7π/2। इस तरफ ये क्या चीज है जी? -π/2। ये क्या है जी? -3π/2। ये क्या चीज है जी? -5π/2। बीच के पॉइंट्स भी आप मेंशन करना चाहो कर सकते हो। तो ये हमारा क्या आ गया जी? पाई आ गया। ये हमारा क्या आ गया जी? 2π आ गया। क्लियर है जी? ये वैल्यू 1 की है और यहाँ पे ये वैल्यू क्या है जी? -1 की है। ठीक है जी, -1 अंडरस्टूड। तो ग्राफ क्लियर है जी? तो इसके बारे में मुझे वो चीजें बता दो। हाँ जी, एक तो डोमेन बताओ इसकी। क्या है डोमेन? डोमेन बताओ क्या है जी कोसेक की? डोमेन क्या होगी? r माइनस वो पॉइंट जहां पे cos जीरो है। cos जीरो कहां पे होता है? 2n + 1 इंटू π/2। रेंज की बात कर रहे हैं अगर, तो इसमें भी वही चीज है, या तो ये 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा। कहने का मतलब सेकेंड एक्स या तो -1 से छोटा है या फिर हमेशा 1 से बड़ा है। तो सेकेंड एक्स की वैल्यू कभी भी मेरी -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकती। तो ये सारे ग्राफ मैंने आपको बता दिए बेटा। तो आपने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ याद रखने हैं। ठीक है, ग्राफ में ये नहीं कि आपने पूरी की पूरी मेन जो उसकी प्रिंसिपल ब्रांच है, आपने हर एक की प्रिंसिपल ब्रांच याद जरूर रखनी है। प्रिंसिपल ब्रांच का मतलब आपका ये पार्ट पूरा है कि एक कर्व मेरी कहां से कहां तक बन रही है। ये चीज क्लियर है? जैसे हम इसके अंदर बात करें, ये हमारा साइन का ग्राफ, ये हमारा कॉस का ग्राफ है। साइन से शुरू कर लेते हैं। साइन वाले ग्राफ में देखो, साइन के अंदर मैं बात कर रहा हूँ जी ये पोर्शन। सर ग्राफ ये देखो, पेपर में आएंगे? नहीं बेटा बिल्कुल नहीं आएंगे ग्राफ पेपर में बनाना ग्राफ। ठीक है,
आपको ये पता होना चाहिए, जितने भी नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो खास तौर पे मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि उनको ग्राफ जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ से बहुत सी चीजें सॉल्व होंगी आपकी। ठीक है, अभी +1 में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं आएगी ग्राफ की, +2 में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो +2 में दोबारा नहीं करोगे बेटा। तो इसलिए ये चीज है, जो प्रिंसिपल पार्ट है वो मैं सिर्फ वही हाईलाइट कर रहा हूँ, ये प्रिंसिपल वाला पार्ट है कि एक ब्रांच सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, जो ये बना रहा हूँ ये एक ब्रांच सबको जरूर पता होनी चाहिए, ब्लू वाली। सिर्फ ये एक ब्रांच याद रख लो सारी ग्राफ की, जितने भी ग्राफ हैं सबके लिए ये एक ब्रांच याद रखनी है सबने। ठीक है, ये जरूर याद रखनी है, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कोई। ठीक है, ये ब्रांच होगी, कोई भी एक ब्रांच याद रख लो। ये ऐसे जाता है, इधर से ये ऐसे जाता है, एक ब्रांच याद रख लो बस। ठीक है, सेकंड में क्या होगा जी, हमारे पास ये ऐसे जा रहा है, मैंने वैसे एक एक ब्रांच आपको साइड पर बना के दे दी है। अगर आप देखो तो ये देखो, जो हाईलाइट किया है वही एक ब्रांच मैंने यहाँ बनाई हुई है, जो हाईलाइट किया है वही एक ब्रांच यहाँ बनाई हुई है, जो हाईलाइट किया वो एक ब्रांच मैंने आपको पहले दे दी है, जो हाईलाइट किया वो एक ब्रांच मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। जितना भी हाईलाइट किया है ये ब्रांच मैं आपको पहले दे चुका हूँ। तो सबकी एक एक प्रिंसिपल ब्रांच आपने याद रखनी है। ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच में ग्राफ कैसा बन रहा है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डोमेन रेंज ये याद रखनी है, किस पॉइंट पे 0 है ये याद रखना है। क्लियर है जी। इसके अलावा हमने एक बात और करी थी, मैंने क्या बात करी थी, पीरियोडिक फंक्शन की, है ना। हाँ जी, क्या बोला था पीरियोडिक फंक्शन के बारे में कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होगा जी, पीरियोडिक फंक्शन इज ए फंक्शन विच repeats its value at regular intervals। ठीक है, अब इसमें एक चीज बोल रहा हूं, all trigonometric functions are periodic function। ठीक है, sin x का जो पीरियड है वो 2 पाई है, cos x periodic function period is 2 pi, tan x periodic function period is pi, cot x periodic function period is pi, sec x periodic function period is 2 pi and cosec x periodic function है, पीरियड कितना है जी 2 pi। तो ये सबने याद रखना है। ठीक है जी, ये मेरा फंक्शन है और ये सारे हमारे क्या हैं जी, पीरियड है। तो इतनी चीज याद रह जाएगी सबको। ठीक है, आपके सामने ग्राफ में देखो, जो फंक्शन का ग्राफ है कितने इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। tan का ग्राफ में देखो, रेपिटेशन देखो क्या है, ये सेम रेपिटेशन है, सेम रेपिटेशन है। तो रेपिटेशन के बीच का गैप देखो कितना आ रहा है, कितना गैप है, पाई का। रेपिटेशन के बीच में गैप कितना आ रहा है, पाई का। तो अगर रेपिटेशन के बीच में पाई का गैप है तो पीरियड कितना है जी, पाई। समझ में आ गया ये पॉइंट सबको, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, ओके जी। अगला पॉइंट पीरियोडिक फंक्शन के बारे में, अभी इतनी बात नहीं करेंगे पर फॉर्मूला दे रहा हूं, याद रख लेना चाहिए। ठीक है, इफ t इज पीरियड ऑफ periodic function f of x, then f of x plus nt किसके इक्वल आएगा जी, f of x। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 पाई इज पीरियड ऑफ sin x, therefore sin 2n पाई प्लस एक्स किसके इक्वल होता है जी, हमेशा साइन एक्स। हर 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट होगी, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है जी, साइन 2 पाई प्लस एक्स भी मेरा साइन एक्स होगा, साइन 4 पाई प्लस एक्स भी मेरा साइन एक्स होगा। एन की वैल्यू नेगेटिव में डालोगे, साइन -2 पाई प्लस एक्स भी मेरा क्या होगा जी, साइन एक्स होगा। याद है सबसे पहले जब हमने एंगल किया था तो 2 पाई का मतलब होता है 360,
तो मैंने आपको ये बोला था कि किसी भी एंगल में अगर आप 360 का कोई भी मल्टीपल ऐड कर दो या 360 का कोई भी मल्टीपल सब्ट्रैक्ट कर दो तो वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होती है। तो वो चीज हमारी कहां से आ रही है जी? पीरियड से आ रही है। ठीक है, तो पीरियड के बारे में एक चीज और बोल रहा हूँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए। कॉमर्स वाले नहीं करना चाहते, मर्जी उनकी, पर नॉन मेडिकल वालों ने इस पॉइंट को नहीं भूलना। ठीक है जी, इफ पीरियड ऑफ f of x is t, then period of f of ax is t by a and period of f of x by a is at। जितने भी नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बेटा ये चीज नहीं भूलनी है, बहुत ज्यादा काम की चीज है, बहुत ही ज्यादा काम की चीज है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। ठीक है, कि अगर किसी फंक्शन का पीरियड t है x के साथ और उस फंक्शन में x की जगह ax कर दो तो उसका पीरियड क्या होगा? t बाय, और x बाय a का पीरियड क्या होगा जी? at। एग्जांपल से समझाता हूं इस चीज को। हाँ जी, पीरियड ऑफ साइन x बताओ, अभी बताया मैंने क्या है बेटा, याद रखो tan एंड कोट, सिर्फ tan और कोट का पीरियड पाई है, बाकी सबका पीरियड कितना है? 2 पाई। ठीक है, पीरियड ऑफ साइन एक्स कितना है जी? कितना है जी? 2 पाई। अब मेरा क्वेश्चन है पीरियड ऑफ साइन 2x क्या है? पीरियड ऑफ साइन 4x क्या है? 3x के लेता हूं। पीरियड ऑफ साइन 4x, पीरियड ऑफ साइन x बाय 2, पीरियड ऑफ साइन x बाय 3। हाँ जी, 2x का क्या होगा? सिंपल सी चीज याद रखो, इधर मल्टीप्लिकेशन है तो उधर डिवाइड होगा, इधर डिवाइड है तो उधर मल्टीप्लिकेशन होगा। हाँ जी, x की जगह क्या किया है? 2x, तो इधर क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय 2 कितना आ गया जी? 5। x की जगह क्या आ गया जी? 3x, तो ये क्या आएगा जी? 2 पाई बाय 3। यहाँ पे क्या आएगा जी? 2 पाई बाय 4 कितना आ गया जी? पाई बाय 2। x बाय 2 डिवाइड किया है तो 2 इंटू 2 पाई कितना देगा? 4 पाई। 3 इंटू 2 पाई कितना देगा जी? 6 पाई। समझ में आ गई ये बात? हाँ जी, क्लियर है जी? अब इससे एक चीज और दिखा रहा हूं आपको, ग्राफ ऑफ साइन 2x। ये ऊपर वाले ग्राफ आपने याद रखने, ठीक है? अगर आपको ऊपर वाले ग्राफ पता है तो ये ग्राफ अपने आप आ जाएंगे। कैसे? देखो जी, साइन एक्स का ग्राफ बताओ कैसा होता है? साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? क्या होता है साइन एक्स के ग्राफ में? ये होता है साइन का ग्राफ। यहां क्या होता है? 0। ये क्या होता है? पाई। ये पूरा क्या होता है? 2 पाई। तो देखा जाए जो पीरियड था वो कितना था? 2 पाई। ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं साइन 2x का। ठीक, तो साइन के ग्राफ में हमें पता है कि भाई ये लूप तो होती है। ये चीज क्लियर है? अब इस लूप की जो लेंथ होती है वो लेंथ हमेशा क्या होती है जी? पीरियड होती है। अगर ये साइन 2x का ग्राफ है तो इसका पीरियड कितना है? पीरियड कितना है जी? पाई है। अगर पीरियड पाई है तो मतलब ये गैप लेंथ कितनी है जी? पाई है। तो अगर गैप लेंथ पाई है तो ये पॉइंट 0 है, तो ये पॉइंट क्या होगा जी? पाई। ये उसका क्या आएगा जी? हाफ। तो ये क्या आएगा जी? पाई बाय 2। तो साइन 2x के ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे पता लग गया जी? समझ में आ गई बात ये चीज? हाँ जी, क्लियर है जी? एक और देखो, साइन 3x का ग्राफ बताओ कैसा होगा? हाँ जी, साइन 3x का ग्राफ कैसा होगा? एक लूप बना ली,
ठीक है, ये मेरा इसका पीरियड है। पीरियड बताओ इसका कितना है जी, साइन 3x का। हाँ जी, पीरियड क्या है, याद रखना बड़ा आसान है। साइन x का पीरियड 2 पाई है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड होगा, तो वैल्यू क्या आएगी जी 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 क्या है एक्चुअल में, दिस इज पीरियड ऑफ साइन 3x। तो मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, एंड पॉइंट कितना है जी 2 पाई बाय 3 है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होगा, इसका भी हाफ, ये कितना आ गया जी मेरा पाई बाय 3। तो ज्यादा ऐसे ही रहेगा, आगे तो ये लूप बढ़ रही है, वो तो आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, गैप कितना है जी 60 की गैप में आगे वैल्यूज जाती रहेंगी। ये क्या आ जाएगा जी पाई आ जाएगा और सो ऑन। समझ में आ गई बात ये चीज? Yes, sir. एक और देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं साइन x/2 का ग्राफ, y इज इक्वल टू साइन x/2 का ग्राफ, हाँ जी कैसे करोगे? सबसे पहले तो एक लूप बना लो, पीरियड बताओ कितना है जी, साइन x/2 का पीरियड क्या होगा, साइन x का कितना है 2 पाई है, डिवाइड है तो इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हम क्या लिखेंगे, इसका पीरियड कितना है जी 4 पाई। 4 पाई क्या है ये, दिस इज पीरियड ऑफ साइन x/2। ठीक है, अगर ये उसका पीरियड है तो यहाँ पे 0 है, ये कितना होगा 4 पाई, ये कितना होगा जी 2 पाई। सबको क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है जी? हाँ ना तो बोल दो बेटा जी। Yes, sir. तो एक आइडिया देना था, ये ग्राफ वगैरह बाद में देख लेंगे, पर जस्ट इतना बता दिया कि ये पीरियोडिक फंक्शन के कंसेप्ट से ग्राफ बनाने में भी हमें आसानी मिल जाती है। ठीक है, तो ग्राफ तो आपने याद रखने हैं, साथ में पीरियोडिक फंक्शन का ये कंसेप्ट जरूर याद रखना है। ठीक है, कि अगर ये कंसेप्ट याद है तो ये नहीं कि सिर्फ साइन एक्स का ग्राफ, अब बाकी साइन 2x, साइन 3x, साइन 4x, इन सबके ग्राफ भी आपके पास बन जाएंगे इजीली। क्लियर है जी? तो बेटा ये ग्राफ वाला आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो मैं दोबारा से फिर बता देता हूँ सबको कि आप सबने ग्राफ कैसे बन रहा है, अगर वो नहीं बनाना आता कोई जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, आप सबको ग्राफ की शेप पता होनी चाहिए। अगर आप 6 के 6 ग्राफ्स नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मैं आपको ये कहूंगा सीकेंड एंड कोसेक छोड़ना चाहो छोड़ दो, इतना यूज नहीं होता, लेकिन टैन, साइन, कॉस, टैन एंड कोट, ये चारों के ग्राफ आप सबने याद जरूर करने हैं। ठीक है, और चारों के जो ग्राफ याद करने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया कि कोड के अंदर पूरा नहीं करना चाहते ना करो, सिर्फ एक ये वाली ब्रांच याद कर लो 0 to पाई वाली। ठीक है, टैन के लिए जो ब्रांच याद करनी है कौन से वाली, -π/2 to +π/2 वाली। ठीक है, कॉस के अंदर जो आपने याद करना है वो ये वाला जी 0 to π/2 वाला। ठीक है, और साइन के अंदर जो याद रखना है वो भी आपने कौन सा याद करना है 0 to 2π। इसके अलावा सारे फंक्शंस की डोमेन और रेंज वो आपने याद रखनी है। साइन 0 कहाँ पे होता है, कॉस 0 कहाँ पे होता है, ये भी दो चीजें आपने याद जरूर रखनी है। इतनी ये सारी चीजें आपने याद ही रखनी है। ठीक है, तो आपने इन सब चीजों को बना के देखना है, साइन का ग्राफ बना के देखना है, कॉस का ग्राफ बना के देखना है, टैन का और कोट का, ये चार तो करने हैं। सेक और कोसेक बना के देख लोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जो ये ग्राफ बना लेना वो मेन आप 0 से 2 पाई के बीच में बना के देखो सिर्फ। ठीक है, टैन के लिए मैंने बोला है -π/2 to +π/2 वाला, कोट के लिए 0 to पाई वाला। ये चीज क्लियर है जी? सबकी डोमेन, सबकी रेंज। इसके अलावा साइन 0 कहाँ पे होता है, कॉस 0 कहाँ पे होता है। इसके अलावा मैंने कहा पीरियड सबका याद रखना है। ठीक है, टैन और कोट इन दो का पीरियड कितना है जी पाई है, बाकी सबका जो पीरियड है वो कितना है जी 2 पाई है। क्लियर है जी? हाँ जी बेटा जी क्लियर है? हाँ जी क्लियर है जी? Yes, sir. कोई डाउट है किसी को? नो सर। Okay. स्नेहा कोई डाउट है बेटा? ओके बेटा, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये सारा कुछ हो चुका है हमारा। ठीक है, तो इसमें बस एक चीज रह गया हमारे पास, एप्लीकेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फॉर्मूलाज। ठीक है, बाकी और जो आपने फॉर्मूला लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हट चुका है, पर ये मैंने अगली क्लास में ये कराना है। तो हमारा जो हुआ है सिलेबस,
वो मेजरमेंट ऑफ एंगल हो गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स हो चुका है। तो अब जो बचा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बचा है एंड एप्लीकेशंस ऑफ साइन एंड कोसाइन फार्मूला बचा है। ये दो चीजें बची हैं बेटा। ठीक है बेटा, चलो बेटा मैं क्लास एंड कर रहा हूँ फिर आज की। ठीक है।